So sum number 7, based on residential status of an SAC, provides certain details related with Mr. James. So let's have its idea. Let us try to understand first what information is given in the sum. Mr. James, a foreign national, came to India for the first time on 25th of April 2016 for professional purpose. From the following information about his stay in India, ascertain his residential status for the assessment year 2020-21. तो मिस्टर जेम्स, सबसे पहले आप दोस्तों ये समझ लीजिए कि वो फॉरेन सिटीजन है और वो भारत में आया है। यहाँ हम जैसे नॉर्मली इवैल्यूएशन करते हैं वैसे ही करना है। He is a foreign citizen who has arrived several times after 2016 or we can say from 2016. तो पहली बार कब आया भारत में सर? 25 अप्रैल 2016 वो पहली बार भारत में आया। तो हमें क्या करना है सर? उसके रेसिडेंशियल स्टेटस का कैलकुलेशन करना है। हमारे पास डेटा क्या अवेलेबल है, नीचे टेबल में देखते हैं। डेट ऑफ अराइवल इन इंडिया, डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, यानी भारत में आगमन और भारत में से बाहर जाना, कब आए और कब गए उसका डिटेल हमें दिया गया है। तो ये अराइवल डेट और डिपार्चर डेट को ध्यान में लेके हमने ईयर वाइज वैल्यूएशन करना होगा। नंबर ऑफ डेज, कितने डेज भारत में वो स्टे किया था, इसका वैल्यूएशन हमें करना होगा पहले। फिर हम स्टेटमेंट बनाएंगे जिससे हम फाइनल कर सकेंगे कि मिस्टर जेम्स का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। ये सम कब पूछा गया था सर? कौन से साल में पूछा गया था सर? हमारी यूनिवर्सिटी यानी कि वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में अप्रैल 2017 एक्सटर्नल के पेपर में ये सम पूछा गया। तो चलिए अब हम पहले वैल्यूएशन कर लेते हैं। हेडिंग दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ स्टे ऑफ डेज इन इंडिया, ये हेडिंग होगी हमारी। नेक्स्ट हेडिंग इज डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ डिपार्चर, नंबर ऑफ डेज, टोटल डेज स्टे ऑफ टोटल डेज। हम ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ डेज स्टे। चलिए, तो ये डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर तो हमने यहीं से सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करनी है दोस्तों। तो ले लेते हैं एज इट इज। यहाँ जो डेट्स हमारे पास अवेलेबल है हमने वही यहाँ ले ली है। अब हम क्या करेंगे सर? ईयर वाइज हमने वैल्यूएशन करना होगा। तो मेरा पहला साल क्या बनेगा? पहली बार कब आए भारत में? 25 अप्रैल 2016। तो मेरा पहला साल होगा 16-17। तो मैं पहले 16-17 का वैल्यूएशन करूंगा। चलिए, तो 25 अप्रैल से लेकर 10-6-2016 यहाँ तक का, यानी अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का मैं वैल्यूएशन करूंगा। नीचे अगली डेट भी देख लेते हैं। 10-1-2017 से लेकर 15-4-2018 तक जा रहा है, यानी ये जो डेट है 10-1-17 ये भी 16-17 की रेंज में आ रहा है। जब मैं 16-17 लिख रहा हूं तो मेरी ओपनिंग डेट क्या होगी? 1-4-16। क्लोजिंग डेट क्या होगी? 31-3-17। तो मैं ये डेट्स को भी ध्यान में लूंगा आगे वैल्यूएशन करने के लिए। जनवरी का वैल्यूएशन होगा, जनवरी 17, फरवरी 17 और मार्च 17 का भी डेटा मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा दोस्तों, ये भूलना नहीं है। चलिए, तो वैल्यूएशन कैसे होगा देख लेते हैं दोस्तों। वन बाय वन ध्यान में लेंगे। पहले मैं अप्रैल के डेज लिखूंगा। अप्रैल के डेज कितने होंगे सर? 6 डेज। 25 से 30 डेज होते हैं, तो 6 दिन हुए अप्रैल के। फिर मई का पूरा महीना ले लेंगे, मई के 31 डेज होते हैं। और फिर 10 जून, तो जून के 10 डेज होंगे, वो ले लेंगे, जून के 10 डेज। तो यहाँ तक की डेटा आपने ले ली, लेकिन नीचे 2017 की डेटा भी ध्यान में लेनी पड़ेगी आपको। तो वो अब आगे फॉरवर्ड करेंगे, मीन्स कैलकुलेट करेंगे। तो क्या डेज बनेंगे सर? 10-1-17 है, यानी जनवरी 10 से लेकर आपने 31 तक काउंट करना है। सो 31 में से 9 डेज, आगे के जो 9 डेज है वो माइनस करेंगे तो आपको 22 मिलेगा।
अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, 10 से आप हाथ हैंड हैंड में काउंटिंग कर सकते हैं, हाथ से काउंटिंग कर सकते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, अगर ऐसे आप 31 तक काउंट करेंगे तो आपको 22 मिल जाएगा। और शॉर्ट वे क्या है, जनवरी में 31 डेज होते हैं, उसमें से आगे के 9 दिन निकाल दीजिए। 10वें दिन तो वो आया था ना, तो 10वां दिन इंक्लूसिव होगा। तो आप इस तरीके से 931 माइनस 9 करेंगे, आपको 22 मिल जाएगा। तो जनवरी आ गया। फेब्रुवरी में कितने डेज हम लेंगे सर? 2017 है, ध्यान रखना। तो उस हिसाब से आपने लेना है 29 डेज, 28 डेज आएगा दोस्तों। ये 2017 है तो यहाँ हम सुधार लेंगे, इट विल बी 28 डेज। 2017 है वो लीप ईयर नहीं है, 2016 जरूर लीप ईयर है, लेकिन अभी जो फेब्रुवरी आ रहा है 17 का साल आ रहा है, तो वहां पे 28 डेज होगा। चलिए उसके बाद सर मार्च आएगा। मार्च में कितने डेज होते हैं? 31 डेज। तो इस तरीके से मार्च 2017 तक का डेटा आपको ध्यान में लेना होगा। चलिए इसका टोटल लेंगे, टोटल आएगा कितना आता है देख लेते हैं। 129। एक दिन मैं कम करूंगा क्योंकि मैंने एक दिन यहाँ फेब्रुवरी में 28 लिया है, 17 में 28 होते हैं, तो यहाँ 128 डेज आपने लेना है दोस्तों। टोटल 128 डेज का स्टे हुआ। 16-17 का साल कंफर्म हो गया, 128 डेज का स्टे। आगे बढ़ेंगे, अगला साल क्या होगा? 17-18, उसकी वैल्यूएशन पे चलेंगे। 17-18 कंटिन्यू रहेगा। 17-18, 18 में कब गया? 15-4-18। यहाँ आप देख सकते हैं जनवरी 17 को आके 4-18 15 महीने बाद गया है, यानी 17-18 का मेरे ख्याल से पूरा साल आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा सर। 17-18 में पूरा साल वो भारत में रहा है, तो 17-18 का डेटा क्या आएगा सर? 365 डेज आएगा। अब 18 अप्रैल 18 तक रहा है, 15 अप्रैल 18 तक रहा है, तो मेरा अगला साल क्या होगा सर? 18-19। जिसे डेट की कहानी समझ में आ रही होगी वो आसानी से कैलकुलेट कर सकता है। जिसे डेट्स समझ में आ जाए, जोड़ी समझ में आ जाए, अप्रैल से मार्च तक का कवरेज एरिया देखना है तो वो इजीली कैलकुलेट कर सकता है, डेट्स समझ में आनी चाहिए। चलिए 18-19 पर मैं जाऊंगा कहाँ पे? यहाँ पे, क्योंकि 15-4-18 यानी अप्रैल के जो 15 डेज है मैं वो कवर करूंगा यहाँ पे, वो मैं यहाँ शामिल करूंगा। वो पहले आएगा। अप्रैल के 15 दिन का स्टे है 2018 का, वो मैं यहाँ ऐड करूंगा, लूंगा, लिया। उसके बाद अगले डेट्स में कब वो बाद में कब भारत में आया सर? 15-10-18 को वापस भारत में आए और नवंबर में ही चले गए, यानी अक्टूबर और नवंबर का डेटा मुझे ध्यान में लेना है। तो 2 दिन का, 2 महीने का और डेटा मेरे ध्यान में आएगा। अक्टूबर का डेटा आएगा पहले। तो अक्टूबर का डेटा क्या बनेगा? 15-10-18, तो 15-10-18 के हिसाब से आपने डेज ध्यान में लेने हैं, तो वो 17 होंगे। तो 15 से आप हैंड काउंट करेंगे, हाथ से गिनती करेंगे तो 15, 16, 17 ऐसे काउंट करेंगे तो 17 डेज होगा। अक्टूबर में 31 डेज होते हैं। 14, 1 से लेकर 14 डेज तक वो भारत में नहीं था, अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। तो 31 में से 14 माइनस करोगे तो डायरेक्ट 17 मिल जाएगा। तो शॉर्टकट भी है, जिसे समझ में आएगा वो आसानी से कर सकता है दोस्तों। चलिए उसके बाद नवंबर 25, और नवंबर 25 को यहाँ से डिपार्ट हो गए थे, चले गए थे, तो वो नवंबर का 25 तक का डेटा हम ले लेंगे। तो 3 मंथ का डेटा आया, एक अप्रैल का आया, अक्टूबर, नवंबर। टोटल देख लेते हैं कितना हो रहा है सर। टोटल हो रहा है सर 57 डेज। 18-19 का स्टे 57 डेज का हो रहा है। चलिए फिर 12-8-19 को अराइवल है और 20-10-19 का डिपार्चर है। अब हमारा आखिरी साल आएगा 19-20, हमें उस साल का डेटा ध्यान में लेना है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का डेटा हम ध्यान में लेंगे। 3 महीने का वैल्यूएशन होगा। 12 को अराइवल था, यानी 31 डेज होते हैं अगस्त में। 12 से पहले 11 होता है, यानी 31 माइनस 11 करेंगे तो सीधा 20 मिल जाएगा अगस्त के मंथ का। सितंबर में 30 डेज होते हैं, वो पूरा आ जाएगा। प्लस अक्टूबर, अक्टूबर की 20, वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो वो 20 डेज आ जाएगा।
सो 20 + 30 + 20 स्ट्रेट फॉरवर्ड टोटल आ जाएगा 70 डेज। इस तरीके से दोस्तों पहले नंबर ऑफ डेज आपने कैलकुलेट करने होंगे अगर आपको अराइवल और डिपार्चर की डेट्स दी हुई है तो, ठीक है। तो ये वैल्यूएशन अगर आपका सही होता है दोस्तों तो आप इसका रेसिडेंशियल स्टेटस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास डेटा अवेलेबल है, नाउ वी कैन कैलकुलेट इट वेरी इजीली। अब चलते हैं वैल्यूएशन पे। अब आप जब स्टेटमेंट बनाएंगे आपके लिए ये टेबल इंपॉर्टेंट है, तो टेबल इंपॉर्टेंट है तो उस हिसाब से हम अब स्टेटमेंट बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं स्टेटमेंट में। लेट अस फाइनलाइज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर जेम्स। हेडिंग दे दीजिए रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर जेम्स, और लेट अस प्रिपेयर 3 कॉलम्स एंड गिव द हेडिंग कंडीशंस, कंप्यूटेशन, सेटिस्फाइड और नॉट। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, हम सबसे पहले बेसिक कंडीशंस पे चलेंगे। फर्स्ट वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द बेसिक कंडीशंस। तो बेसिक कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे पहले। अब आसान हो गया है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ डेज स्ट्रेट फॉरवर्ड रेडी है। हमने यहाँ कोई वैल्यूएशन इतना दिखाने की जरूरत नहीं होगी, छोटा मोटा वैल्यूएशन होगा, ज्यादा नहीं होगा। सो लेट अस मूव फर्दर विद द बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन में पहले आता है 182 डेज वाला कंडीशन। So the first basic condition is stay of 182 days or more in previous year 1920, यानी previous year में कम से कम 182 days का stay होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो चले, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो हमने अभी वैल्यूएशन किया सर, कितना हो रहा है 1920 के साल में कितना स्टे किया है, 70 डेज का स्टे किया है। भारत में कितने दिन रहा है 70 डेज, तो 70 डेज हमें तो 182 डेज ध्यान में लेना है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, नॉट सेटिस्फाइड या नो लिख सकते हैं। तो पहली शर्त खारिज हो गई है, डिनाई हो गई है, फुलफिल नहीं हुई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में दो कंडीशन है, एक 60 डेज वाली और एक 365 डेज वाली, दोनों टैली होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन टैली हो रही है तो यस आएगा, सेटिस्फाइड ऐसा है। चलिए 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर 1920, यानी 60 डेज का स्टे होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो चलेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं, हमने अभी देखा था 70 डेज आ रहा था, यस सर। 70 डेज के हिसाब से पहली शर्त टैली हो रही है, अच्छी बात है, हो रही है। तो 70 डेज का स्टे है यानी 60 डेज वाली कंडीशन टैली हो रही है। अब हम 365 डेज वाली कंडीशन को टैली करने की कोशिश करेंगे, उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। 365 डेज का स्टे कितने सालों में आपने ध्यान में लेना है सर, प्रीवियस ईयर 1920 के ऊपर के 4 साल ध्यान में लेने हैं, 4 ईयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर ध्यान में लेने हैं। 19-20 को छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है सर, 19-20 का डेटा हम ऊपर ले चुके हैं यहाँ पे, इसलिए अब उसको वापस यहाँ रिपीट करने की जरूरत नहीं, तो इसलिए उसको इग्नोर किया जाता है यहाँ पे। अब हमारे पास 4 साल का, अगले 4 साल का डेटा नहीं है लेकिन अगले 3 साल का है, तो जितना अवेलेबल है उसको ध्यान में लेंगे। नहीं है तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो आया ही नहीं हो भारत में तो हम कैसे उसका वैल्यूएशन, जब आया था तब से वैल्यूएशन होगा। तो 16-17 का डेटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं दोस्तों, यहाँ थोड़ी आपने चेंज करनी होगी। 128 डेज आ रहा था, तो उस हिसाब से यहाँ फर्क पड़ जाएगा, 550 डेज हो जाएगा। चलिए सुधार लीजिएगा, 216-17 के डेज हो रहे हैं 128, 17-18 के डेज हो रहे हैं 365, 18-19 के डेज हो रहे हैं 57। इन सबका टोटल पिछले 3 साल का डेटा है हमारे पास, तो 3 साल में 550 डेज का स्टे किया है। हमें तो 365 देखना था, फिर वो भले 2 साल में रहा हो या 1 साल में रहा हो, पिछले 4 सालों में कम से कम 1 साल भारत में रहा होना चाहिए, है सर 1 साल से ज्यादा रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड, आंसर विल बी यस। जब एक में यस आ जाए पहली बेसिक कंडीशंस में से, तो हम हमारा जजमेंट क्या होगा सर, जजमेंट ले लेते हैं। इफ आइदर ऑफ द वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड फ्रॉम द बेसिक कंडीशन, द जजमेंट विल बी Mr. James has fulfilled one basic condition, so he will be treated as resident in India। ये हमारा फाइनल जजमेंट होगा। तो रेसिडेंट इन इंडिया ये हमारा फाइनल जजमेंट है।
मैंने कहा वैसे आगे, अगर दोनों में यस आता है तो रेसिडेंट इन इंडिया, दो में से एक में यस आता है, एक कंडीशन सेटिस्फाई होती तो भी रेसिडेंट इन इंडिया जजमेंट आएगा, और अगर दोनों में नो होता है तो क्या आंसर आएगा सर? नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। सिंपल है। अब अगर रेसिडेंट इन इंडिया आपका जवाब आ रहा है दोस्तों, तो आगे और दो एडिशनल कंडीशन आपने चेक करनी होगी। तो चलते हैं अब एडिशनल कंडीशन के पास। So let us have additional condition for determining whether he is ordinary resident or non-ordinary resident. तो एडिशनल कंडीशन नंबर 1 पे चलते हैं। Resident, he must have reside in India in 2 years out of 10 preceding previous year. कम से कम 2 साल का स्टे होना चाहिए पिछले 10 सालों में। चलिए, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 साल का स्टे हो रहा है सर? नहीं हो रहा है सर, हमने तो कैलकुलेशन यहाँ ऐसे कर ही लिया है, जो भी डेटा थे सारे यूज हो ही चुके हैं। तो मैक्सिमम कितने दिन रहा है भारत में? 550 दिन। 2 साल में 730 दिन के आसपास होते हैं अप्रॉक्स, डिपेंड्स ऑन द लीप ईयर। तो 730 दिन तो हुए नहीं है, उससे कम है, 2 साल से कम है मीन्स। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे सर? फ्रॉम प्रीवियस ईयर 18-19, 19-20 का साल छोड़ देना है। हाँ, तो फ्रॉम 2018-19 से लेकर 16-17 यानी पिछले 3 सालों में उसका स्टे 2 साल से कम है। ही स्टेड फॉर लेस देन 2 इयर्स, ऐसे लिखना है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, हम क्या लिखेंगे? नॉट सेटिस्फाइड। अगला एडिशनल कंडीशन देखते हैं क्या आ रहा है। He must have stayed for 730 days in 7 years preceding previous year. पिछले 7 सालों में 730 दिन का स्टे होना चाहिए, जिसमें हमने 19-20 का डेटा ध्यान में नहीं लेना है। तो अब हम तो जानते ही हैं सर हमारा कितने डेज का स्टे हुआ था, हमने वैल्यूएशन कर ही लिया है। 550 डेज का स्टे हो रहा था विद इन 3 इयर्स। 730 नहीं हो रहा है, उससे कम हो रहा है, सो इट इज लेस, इसलिए ये शर्त भी टैली नहीं हो रही है। सो दिस कंडीशन इज ऑल्सो नॉट फुलफिल्ड, नॉट सेटिस्फाइड। तो एक बात हमेशा याद रखना, दूसरे सेक्शन में एक में अगर नो हो रहा है तो दूसरे में ऑटोमेटिकली नो ही होता है। नॉर्मली ऐसा होता है, हार्डली दोनों टैली, अगर होगी तो दोनों टैली होगी, यहाँ दोनों टैली नहीं होगी। बेसिक में नहीं, एडिशनल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। फिर भी हमें वैल्यूएशन तो अच्छे से करना ही है, कहीं ट्विस्ट हो सकते हैं, डिपेंड्स। हमारा फाइनल जजमेंट क्या होगा दोस्तों? वही जो पिछले सम में था, सम नंबर 6 में। बोथ द एडिशनल कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, सो मिस्टर जेम्स इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो दोस्तों इस तरीके से आपने फाइनल जजमेंट देना होगा, और बहुत ही आसान है इसका वैल्यूएशन। अगर सम में पूछ ले आपको तो 4 to 7 मार्क्स का अगर ये पूछ लेते हैं तो इस तरीके से सिस्टमेटिक स्टेटमेंट बना के आपने वैल्यूएशन दिखाना चाहिए परफेक्ट।